हेलो एवरीवन, मैं हूं अरविंद और आपका एकेएस एकेडमी फॉर सीएसए में बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, आज हम लोग का राज्य व्यवस्था का 7वां लेक्चर है। तो गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो संविधान की संघात्मक व्यवस्था है, संविधान की संघात्मक व्यवस्था, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो गाइस, ये भी आपके चैप्टर का, आपके सिलेबस का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो गाइस, जो लोग भी पहली बार जुड़े हुए हैं मेरे चैनल में या पहली बार वीडियो देख रहे हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर देना। चलिए, हम लोग बिना टाइम गवाए हम लोग पढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। देखिए, आज का लेक्चर हम लोग का 7वां है और जो हम लोग का टॉपिक है संविधान की संघात्मक व्यवस्था। तो देखिए, आपको पता होगा कि पूरे वैश्विक स्तर पर 3 प्रकार की व्यवस्था व्याप्त है। पहला एकात्मक, संघात्मक और दूसरा है अर्ध संघात्मक, क्वासी फेडरल, यूनिटरी, फेडरल एंड क्वासी फेडरल। तो देखिए, हम लोग एकदम जीरो लेवल से शुरुआत करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैं आपको एक बार ये वाला टॉपिक क्या है, इसके बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ, बट एक बार क्या है फिर से रिवाइज कर देता हूँ क्योंकि वहाँ पे क्या था, जस्ट इंट्रोडक्शन था। तो हम लोग क्या है इसके आगे का पार्ट पढ़ने वाले, तो आपको चीजें क्या है एक बार रिमाइंड करवा देता हूँ। देखिए, संविधान की प्रकृति, ये सारी चीजें आपको क्या है बता दी गई हैं। हम लोग को वास्तव में आज पढ़ना है कि भारत की संघात्मक व्यवस्था क्यों कहा जाता है, क्योंकि वैश्विक स्तर पर कुछ नियम बनाए गए हैं, DSWRA। इसके आधार पर कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, सुप्रीमेसी ऑफ कोर्ट, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसके आधार पर आपको क्या है बताया गया। तो इसकी इन सारी सब चीजों की चर्चा करनी है DSWRA के माध्यम से। तो खैर, आप पहले इसकी प्रकृति को देखिए। पहला है एकात्मक, इसको बोलते हैं यूनिटरी, इंग्लिश में इसको बोलते हैं यूनिटरी, एकात्मक। फिर आता है संघात्मक, फेडरल, फिर आता है क्वासी फेडरल, मतलब अर्ध संघात्मक। अर्ध संघात्मक को ही बोलते हैं क्वासी फेडरल। जो इंग्लिश मीडियम वाले होंगे, इंग्लिश का टर्म आप लोग लिखते चलिए, इंग्लिश हिंदी दोनों के लिए क्लासेस। तो देखिए, जो संविधान की प्रकृति है एकात्मक, संघात्मक और अर्ध संघात्मक। तो देखिए, पहले आपको पता होना चाहिए एकात्मक किसे कहते हैं, संघात्मक किसे कहते हैं, अर्ध संघात्मक किसे कहते हैं। अगर ये नहीं पता तो आप आगे नहीं पढ़ पाएंगे। तो देखिए, जो एकात्मक होती है उसमें क्या होता है, राज्य सरकार का रोल नहीं होता, केवल और केवल कौन वर्चस्व में होता है, कौन सर्वोच्च शक्तिशाली होता है, तो केवल और केवल केंद्र। केवल और केवल आपको क्या दिखाई देगा, केंद्र का ही वर्चस्व दिखाई देगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं संघात्मक की ओर। तो संघात्मक में क्या है, केंद्र व राज्य दोनों का सह अस्तित्व होता है। केंद्र व राज्य दोनों की भागीदारी। लेकिन केंद्र क्या होता है, वर्चस्वशाली होता है। निष्ठा की भावना के तहत क्या होता है, राज्य जो होते हैं केंद्र से जुड़े होते हैं। और भारतीय संविधान में एक शब्द प्रयोग किया गया है, कौन सा शब्द है, उसको बोलते हैं कि भारत जो है राज्यों का संघ होगा। तो वहां से संघात्मक व्यवस्था की परिकल्पना लाई गई। तो ये सारी चीजें मैं आपको क्या है पिछले लेक्चर में बता चुका हूं। अब यहाँ पे अर्ध संघात्मक में आइए। तो केंद्र व राज्य दोनों की बराबर भागीदारी होती है। केंद्र व राज्यों की बराबर की भागीदारी। राज्य व केंद्र दोनों कैसे जुड़े होते हैं, निष्ठा की भावना के तहत जुड़े होते हैं। तो देखिए, एकात्मक पता चल गया, संघात्मक पता चल गया, अर्ध संघात्मक पता चल गया। अब देखिए, भारत की जो राज्य व्यवस्था है वो है संघात्मक, लेकिन कई बार आपको एकात्मक प्रकृति भी दिखाई देगी। जैसे एकल न्याय व्यवस्था, सुप्रीम कोर्ट, उसका निर्णय पूरे भारत में, पूरे विश्व में, पूरे भारत में लागू होता है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय। एकल न्याय व्यवस्था, एकल न्याय व्यवस्था मतलब वही हो गया आपकी न्याय प्रणाली। ऐसा थोड़ी है कि हर स्टेट के लिए अलग अलग संविधान बनाए गए, नहीं ना, एक ही संविधान है, उसी का नियम का पालन पूरे भारत में लागू होगा। एकल मताधिकार, आपको मत देने का जो अधिकार है, एकल नागरिकता, ये सब क्या है, आपको एकात्मक की ओर ढकेल रहे हैं। मतलब कि भारत की जो प्रकृति है वो वास्तव में संघात्मक है, लेकिन कुछ तत्व ऐसे हैं जो कि एकात्मक प्रकृति के भी हैं। तो ये सब सारी चीजें थी
तो आप आई होप आपको ये चीज़ें अभी नोट कर लीजिए, अगर नोट नहीं की होंगी तो फिर हम लोग बढ़ते हैं संघात्मक व्यवस्था की ओर। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहे तो फटाक से। देखिए चीजों को एकदम ध्यान से आप सुना करिए, उसके बाद क्या है लिखा करिए। क्या है आप सुन के चीजों को अच्छी तरह से लिख सकते हैं। क्या है कई बार आप लोग लिखने के चक्कर में सुन नहीं पाते हैं तो चीजें आपकी क्या है क्लियर नहीं हो पाती हैं। तो एकदम पहले ध्यान से सुनिए, फिर उसके बाद टाइम देता हूं मैं, उसके बाद आप लिखिए। देखिए वैश्विक स्तर पर किसी भी देश के संविधान को संघात्मक तभी किया जाएगा जब उसमें DSWRA की परिकल्पना सिद्ध होगी। और वो कैसे होगी हम यहाँ पे बताएंगे आपको। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं वैश्विक स्तर पर संघात्मक व्यवस्था के निर्धारण हेतु कुछ प्रावधान सुनिश्चित किए गए हैं। और वो प्रावधान क्या है DSWRA। इसका आपको फुल फॉर्म में मैं बताऊंगा, इसको आप सेम टू सेम अपने नोट्स में आप क्या है उतारते चलिए। डी से है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, शक्तियों का पृथक्करण। इंग्लिश वाले लिख लेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, शक्तियों का पृथक्करण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर पहला हो गया। सेकंड है सुप्रीमेसी ऑफ कोर्ट, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कोर्ट नहीं कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की सर्वोच्चता, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। थर्ड है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब लिखित संविधान। इसका आपको डिस्क्रिप्शन भी पढ़ना है, मैं पढ़ाऊंगा आपको, इसको आप केवल पहले ऐसे नोट करिए, फिर हम लोग एक एक चीजों को क्लियर करते हुए चलेंगे कि शक्तियों का पृथक्करण कैसे होता है, संविधान की सर्वोच्चता कैसे सिद्ध होती है, लिखित संविधान कैसे सिद्ध होता है, लिखित संविधान, इसको आप इंग्लिश में लिखिएगा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। फोर्थ है आपका रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान की कठोरता, संविधान की कठोरता, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। अब पांचवा है न्यायालयों का प्राधिकरण। न्यायालयों का प्राधिकरण, ये पांच चीजें आपके संविधान में हैं। तो इसका मतलब कैसा वो संविधान कैसा है, उस देश की संविधान की व्यवस्था कैसी है, संघात्मक व्यवस्था है। तो गाइस शक्तियों का पृथक्करण होना चाहिए, संविधान की सर्वोच्चता होनी चाहिए, लिखित संविधान होना चाहिए, संविधान की कठोरता होनी चाहिए और न्यायालयों का प्राधिकरण। न्यायालयों का प्राधिकरण से मतलब है कि न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार होना चाहिए। मतलब कि आपने कोई भी कानून बनाया तो यदि उसमें किसी भी प्रकार की आपत्ति आती है तो सर्वोच्च न्यायालय क्या करे, उसकी एक बार उसका जो भी कानून बनाया गया उसका एक बार क्या कर सके, एक बार पूरा ओवरव्यू देख सके। और यदि उसमें पाया गया कि जो विधि निर्माण किया गया है वो संविधान के उपबंधों के खिलाफ है, संविधान की अवहेलना कर रहा है, तो सर्वोच्च न्यायालय क्या करती है, उसे निरस्त कर देती है उस कानून को। तो इस प्रकार से न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार दिया गया है, तो उसे ही बताया गया न्यायालयों का प्राधिकरण। पढ़ेंगे हम लोग, पहले हम लोग आते हैं शक्तियों का पृथक्करण। तो गाइस आप लोग अगर इसको लिख लीजिए पहले फटाक से, तो फिर मैं इसको मिटाऊं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहे तो आप। चलिए
पहले हम लोग देखते हैं शक्तियों का पृथक्करण हमें क्या बतलाता है। देखिए, शक्तियों का पृथक्करण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। पहला है शक्तियों का पृथक्करण, शक्तियों का पृथक्करण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। देखिए, शक्तियों का पृथक्करण मतलब शक्ति का विभाजन किया गया, और शक्ति का विभाजन किया गया मतलब कैसे, कितनी, कम से कम कितनी सरकारों की, दो। और भारत में कितनी सरकार का प्रावधान है, दोहरी सरकार का प्रावधान है। केंद्र के स्तर पर केंद्र सरकार, राज्य के स्तर पर राज्य सरकार। तभी क्या है, शक्तियों का विभाजन किया गया। यदि एक अकेली सरकार होती, सेंट्रल गवर्नमेंट, राज्य सरकार नहीं होती, स्टेट गवर्नमेंट नहीं होती, तो क्या शक्तियों का विभाजन किसके बीच होता ही नहीं। तो इससे हमें यह पता चलता है कि जो भारत में जो सरकार है वो कैसी सरकार है, दोहरी सरकार है। यहां पे लिख देता हूं कि शक्तियों का पृथक्करण दोहरी सरकार की सूचना देता है, दोहरी सरकार की सूचना देता है। देखिए, इसको आप देखिए, वर्डिंग क्या है, आप अपने अनुसार इसको वर्ड यूज कर सकते हैं। वर्ड का यूज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे देखिए, शक्तियों का पृथक्करण दोहरी सरकार की सूचना देता है। आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि जो शक्तियों का पृथक्करण है, दोहरी सरकार का प्रावधान किया गया है भारतीय संविधान में। जैसे देखिए, केंद्र के स्तर पर केंद्र सरकार, राज्य के स्तर पर राज्य सरकार। तो देखिए, इसको आप क्या है अपने हिसाब से लिख सकते हैं कि ताकि क्या है, मेंस के आंसर राइटिंग में बहुत ही ज्यादा आपको बेनिफिट उसका मिल सके। और जो लोग भी स्टेट पीसीएस या फिर अन्य गवर्नमेंट वनडे एग्जाम दे रहे हैं, चाहे बैंकिंग हो गया, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। देखिए, शक्तियों का पृथक्करण दोहरी सरकार की सूचना देता है। केंद्र के स्तर पर केंद्र सरकार और राज्यों के स्तर पर राज्य सरकार। तो देखिए, केंद्र के स्तर पर केंद्र सरकार, राज्य के स्तर पर राज्य सरकार। तो शक्तियों के पृथक्करण में आपको केवल इतना पता करना है कि किस हिसाब से, किस आधार पर किया गया है शक्तियों का पृथक्करण। अब देखिए, शक्तियों का पृथक्करण हमें बताता है कि शक्ति जो सरकार है वह दोहरी सरकार है। केंद्र के स्तर पर केंद्र सरकार और राज्य के स्तर पर राज्य सरकार। अब केंद्र व राज्य के मध्य शक्तियों का जो विभाजन किया गया है, केंद्रवार, इसको आप क्या है एकदम क्रमवार रूप से लिखते चलिए। केंद्र व राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन कहाँ किया गया है, तो अनुसूची नंबर 7 में किया गया है ना। अनुसूची नंबर 7 में किया गया। अब आपको यह पता होना चाहिए कि जो अनुसूची है, अनुसूची का प्रावधान किस देश के संविधान से भारतीय संविधान में शामिल किया गया। तो ये किया गया ऑस्ट्रेलिया के संविधान से अनुसूची का जो प्रावधान है वो भारतीय संविधान में लाया गया। ये अनुसूची जो है वो मैं लेक्चर 4 या 5 में आपको कराया हूँ कि कौन से देश का संविधान से क्या क्या चीजें भारतीय संविधान में शामिल की गई। यदि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो, अगर आप लोग नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, उसको आप लोग जरूर देखिएगा। तो देखिए, अनुसूची 7 हमें बताती है। अब अनुसूची जो 7 है उसमें कितनी सूची है, 3 सूची है। समवर्ती सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची और संघ सूची। समवर्ती सूची में कानून बनाने का प्रधान राज्य व केंद्र दोनों के पास होता है। राज्य सूची में राज्य सरकार के पास होता है, किंतु विशेष स्थिति में केंद्र सरकार भी इस सूची के तहत, इस सूची में आने वाले विषय वस्तु पर कानून बना सकता है। ये सब चीजें पुरानी हो चुकी हैं क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूँ। संघ सूची में आने वाले विषयों पर केवल और केवल क्या है, संघ कानून बनाएगा। पहले कितनी थी, 97 थी, अभी कितनी है, 100 है। तो अनुसूची 7 में केंद्र व राज्यों के मध्य क्या है, शक्ति विभाजन का प्रावधान स्पष्ट किया गया है। तो इतनी सारी चीजें आपको शक्तियों का पृथक्करण में आपको लिखनी है। ये सारी चीजें आप क्या है लिख लीजिए। फिर हम लोग पढ़ते हैं सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसको आप पहले लिख लीजिए, फिर मैं इसको, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए, होप ले लिया होगा स्क्रीनशॉट आपने। आज हम लोग को केवल 3 ही चीजें पढ़नी है। जैसे मैंने बताया DSWRA, तो हम लोग को रिटन कॉन्स्टिट्यूशन तक केवल देखना है।
क्योंकि अगर पूरा कराएंगे तो लेक्चर बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा और बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। क्या था? DSWRA। अब आया S, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब संविधान की सर्वोच्चता। देखिए कैसे संविधान की सर्वोच्चता है। केंद्र व राज्य दोनों अपनी अपनी शक्तियों के लिए किस पर आश्रित हैं? संविधान पर आश्रित हैं। अभी मैंने बताया संविधान की अनुसूची नंबर 7 में आश्रित है ना। विधायिका, केंद्रीय विधायिका, राज्य विधायिका जो है 73, अभी मैं लिखाऊंगा इसको, केवल आप सुनिए। आर्टिकल 73 के तहत क्या है कि केंद्रीय कार्यपालिका को केंद्रीय कार्यपालिका के शक्तियों का निर्धारण किया गया है। 162 में राज्य की कार्यपालिका की शक्तियों का विभाजन किया गया है। भाग 5 के अध्याय 4 में संविधान के भाग 5, आपको पता है कितने भाग थे मूल संविधान में? 22 भाग थे, भी कितने? 25। तो भाग 5 के अध्याय 4 में क्या प्रावधान किया गया? जो भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है उसका निर्णय पूरे विश्व में लागू होगा। भाग 6 के अध्याय 5 में क्या प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य का क्या होगा? प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा। फिर आइए आगे, आर्टिकल 241, संघ शासित प्रदेश में क्या होगा? संघ शासित प्रदेश में भी एक उच्च न्यायालय होगा। देखिए संघ शासित प्रदेश में क्या होता है कि उसमें क्या होता है, जिसके जो विधायिका जो विधायिका जो होती है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, 3 अंग होते हैं सरकार के। तो देखिए संघ में मतलब क्या होता है, जो एक्चुअल जो पावर होती है वो किसके पास होती है? वास्तविक शक्तियां किसके पास होती है? तो संघ के पास होती है। चाहे तो वो सर्वोच्च न्यायालय का सहारा ले सकते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पे आर्टिकल 241 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि जो जितनी भी हमारे क्या है संघ शासित प्रदेश हैं, यूनियन टेरिटरी हैं, यूटीज हैं, उसमें भी क्या होगा? उच्च न्यायालय होगा। तो यहाँ पे क्या दिखा गया आपको? संविधान की सर्वोच्चता ही तो दिखाई गई है, चाहे आर्टिकल 73 हो, चाहे 162 हो, चाहे भाग 5 का अध्याय 4 हो, चाहे भाग 6 का अध्याय 5 हो, चाहे आर्टिकल 241 हो। तो इतनी सारी चीजें हैं आपको लिखनी है। आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन की प्रक्रिया है ना, ये कहीं ना कहीं क्या दर्शाती है? संविधान की सर्वोच्चता दर्शा रही है ना। और जो भारतीय संविधान में जो वर्णित उपबंध है उनका अवहेलना आप कर नहीं सकते। केंद्र व राज्यों को दोनों को अपनी एक निश्चित परिधि पर रहकर ही विधायिका व कार्यपालिका का निर्वहन करना होता है। यदि इनकेस राज्य सरकार केंद्र के विषय वस्तु पर कानून बनाने लग गया तो क्या होगा? आपके मन में सवाल उठना चाहिए ना कि ठीक है, जो समवर्ती सूची की अभी हमने बात की है ना, समवर्ती सूची की बात की, तो यदि राज्य केंद्र के विषय वस्तु पर कानून बनाने लग जाए तो क्या होगा? इसकी रक्षा कौन करेगा? तो इसकी रक्षा सर्वोच्च न्यायालय करेगा। तुरंत राज्य सरकार के उस विधि सृजन के कार्य को क्या कर देगा? तुरंत स्टे लगवा देगा, तुरंत रोक लगवा देगा। तो ये सब सारी चीजें आपको क्या है, इस सारी चीजों के लिए पहले से प्रिपेयर होके रहना चाहिए आपको। देखिए अब इन सारी चीजों को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आप क्या है, देखिए मैं लिखने का एक ही कारण है मेरा कि ताकि आप अपने नोट्स बनाते चाहिए, और जो भी डाउट है उसको प्लीज डिस्क्रिप्शन आप उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए ताकि आपके डाउट क्लियर हो सके। तो चलिए पहला है, केंद्र और राज्य दोनों अपनी शक्तियों के लिए किस पर निर्भर है? तो सर्वोच्च संविधान पर निर्भर है। केंद्र व राज्य दोनों ही अपनी अपनी शक्तियों के लिए केंद्र व राज्य दोनों ही अपनी अपनी शक्तियों के लिए संविधान पर निर्भर है। अभी मैंने बताया कि अनुसूची 7 में बताया गया है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है ना, समवर्ती सूची, राज्य सूची, संघ सूची। तो शक्तियों के विभाजन के लिए शक्तियों के विभाजन में मतलब कुछ ना कुछ तो आपकी शक्तियां तय की गई होंगी और उसके लिए आपको किसके ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा? तो किसके ऊपर? संविधान के ऊपर। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। दूसरा ये कि केंद्र व राज्य दोनों ही अपनी
परिधि क्षेत्र में रह के कार्यों का निर्वहन कर सकते हैं। केंद्र व राज्य दोनों ही अपने अधिकार क्षेत्र में रह के स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकते हैं। अब इनके अधिकार क्षेत्र को तय कौन करेगा? तो इनके अधिकार क्षेत्र को तय करने वाला कौन है? भारत का संविधान। ठीक है, अब आइए आर्टिकल को ही अनुच्छेद बोलते हैं। अनुच्छेद 73 के तहत केंद्रीय कार्यपालिका की शक्तियों की परिधि बताई गई है। परिधि बताई गई है, अधिकार क्षेत्र बताया गया, दोनों का मतलब एक ही है। तो अनुच्छेद 73 के तहत केंद्रीय कार्यपालिका के शक्तियों की परिधि बताई गई है। देखिए, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि कौन से आर्टिकल में क्या किया गया है। देखिए, सब तो पॉसिबल ही नहीं है याद करना, और वास्तव में पॉसिबल नहीं है कि सभी आर्टिकल्स को आप जितने भी आर्टिकल है उसको रटने लगे, ऐसा नहीं। जो मेन है, जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ, उसको आप क्या है बनाते चलिए। अब देखिए, कई स्टूडेंट जो स्मार्ट स्टूडेंट्स हैं वो क्या करते हैं, जितने भी मैं आर्टिकल से बताते जा रहा हूँ, जैसे मैंने अभी चर्चा की 73, उसकी अब क्या है एक पतली सी 10-20 रुपए की कॉपी आप अलग बना सकते हैं, जिसमें और केवल क्या है आर्टिकल्स के बारे में लिख सकते हैं। जैसे मैंने अभी चर्चा की तो 73, तो आप 73 के बारे में लिख लिए। मैंने अभी चर्चा की 162, वहां पे उसकी चर्चा लिख ले सकते हैं। मैंने चर्चा की थोड़ी देर पहले 241, तो आप आर्टिकल 241 के बारे में लिख सकते हैं। इससे क्या है, आपकी जो प्रिपरेशन है एक अच्छे वे में हो सकती है। तो ये सब सारी चीजें आपको करनी है, ये सारी चीजें आपको क्या है अदर स्टूडेंट से अलग बनाती है, ताकि और उससे क्या होता है कि आपके पास एक्स्ट्रा नॉलेज होने की संभावना पूरी तरह बढ़ जाती है। अब जैसे देखिए, पढ़ तो सभी रहे हैं, लेकिन आपके पास क्या एक्स्ट्रा है, तो यही सारी चीजें क्या है, थोड़ी थोड़ी चीजें आप क्या है अदर से आप अलग करेंगे तो डेफिनेटली आपके पास थोड़ा सा तो ज्यादा नॉलेज होगा ही। तो देखिए, यहाँ पे आप चौथा पॉइंट आइए, आर्टिकल्स मतलब अनुच्छेद। अनुच्छेद 162 के तहत राज्य कार्यपालिका की शक्तियों की परिधि बताई गई है। परिधि, देखिए परिधि बताई गई है या तय की गई है, ये बात है, तय की गई है। इसमें थोड़ा क्या है आपको, ये क्या है मेन से भी पूछ सकता है कि संविधान की सर्वोच्चता कैसे सिद्ध होती है, तो ये सब सारी चीजें आप उठा के लिख दी है। पीसीएस में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, यकीन नहीं है तो आप जो भी स्टेट पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं उसका आप एक बार पुराना क्वेश्चन पेपर देखिए, आपके पूरे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, एमपीपीएससी तो खास तौर से। तो देखिए, अनुच्छेद 241 के तहत क्या किया गया है, संघ शासित प्रदेश में भी उच्च न्यायालय की व्यवस्था की बात कही गई है। के तहत संघ शासित प्रदेश में भी उच्च न्यायालय की बात कही गई है। तो गाइस यहाँ पे तो जगह खत्म हो गई, आप इसका ऊपर वाला दो लिख लीजिए, चाहे तो फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको मिटाता हूँ तो एक बार ये वाला टॉपिक पूरा क्लियर हो जाए। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा योग। चलिए देखिए, जिसको भी यहाँ पे भी कुछ भी डाउट है तो प्लीज उसको कमेंट बॉक्स में क्या करना है, आपको मेंशन करना है, ताकि आपका डाउट्स क्लियर हो जाए। देखिए, डे बाय डे अगर आप डाउट्स को ही इकट्ठा करते रह जाएंगे तो बहुत ज्यादा डाउट्स आएंगे। डे बाय डे आप क्या अपने डाउट्स को क्लियर करते चलिए। और हाँ, एक चीज और, डे बाय डे अपने आप को इम्प्रूवमेंट कीजिए। डे बाय डे अपने आप में क्या है इम्प्रूवमेंट कीजिए, ताकि आप क्या है एक लेवल पे जा सके। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। देखिए, छठवां आइए,
अनुच्छेद 241 के तहत संघ शासित प्रदेश में भी उच्च न्यायालय की बात कही गई है। अब देखिए, संविधान के भाग 5 के अध्याय 4 में क्या प्रावधान किया गया है? में प्रावधान है कि सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय पूरे भारत में लागू होगा। में स्पष्ट किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट मतलब उच्च न्यायालय लिख लीजिए आप, है ना, सर्वोच्च न्यायालय भाग 5 के अध्याय 4 में स्पष्ट किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया, आप यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय लिख लीजिए। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय पूरे भारत में लागू होगा। पूरे भारत में लागू होगा मतलब सभी राज्य में लागू होगा। तो यहां से क्या है, संविधान की सर्वोच्चता आपको दिख रही है। 7वां ये भाग 6 के अध्याय 5 में स्पष्ट किया गया कि प्रत्येक राज्य में क्या होगा, उच्च न्यायालय की व्यवस्था होगी। संविधान के भाग 6 के अध्याय 5 में स्पष्ट किया गया है कि प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय होगी। प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय का होना आवश्यक है। देखिए, इतनी सारी चीजें आपको लिख ली, इतनी सारी चीजें हो गई। अभी एक आध दो चीजें और छूट रही हैं तो इसको मिटाना पड़ेगा। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे। देखिए स्क्रीन, यदि आपको देखिए, आप ये काम भी कर सकते हैं, पूरा लेक्चर आप क्या है पहले एक बार सुनिए और बीच बीच में जैसे मैं साइड हट जाता हूँ तो उस टाइम पे आप क्या है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बाद में क्या है नोट्स बनाएंगे तो बहुत ही इफेक्टिव नोट्स बनेगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। अब आइए 8 नंबर में। देखिए, आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन की प्रक्रिया बताई गई है ना। तो क्या किसकी बात की गई, संविधान की सर्वोच्चता ही तो है ना। तो अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन की बात की गई है। संविधान संशोधन की बात कही गई है। तो इतनी सारी चीजें आपको क्या है क्लियर हो गई होंगी। संविधान की सर्वोच्चता, ये देखिए संविधान की सर्वोच्चता क्या है आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है, यदि आपके देखिए यहीं पे यदि मैं क्वेश्चन दे दूं आपको, देखिए लिख ही देता हूं आपको क्वेश्चन, पीसीएस में पूछ सकता है और 100% पूछा जाना चाहिए। अगर नहीं पूछा गया है तो पूछा जाना चाहिए। संविधान की सर्वोच्चता आप किस मायने पे तय करते हैं। आपसे पूछा गया कि आपकी राय क्या है कि संविधान की सर्वोच्चता, भारत में संविधान की सर्वोच्चता है, इसमें आपकी क्या राय है। ये हो सकता है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ये हो सकता है कि भारतीय संविधान की सर्वोच्चता के बारे में व्याख्या कीजिए। तो 250 शब्दों में 200 शब्दों में ये सब सारी चीज पूछी जा सकती हैं। खैर यूपीएससी में तो ऐसे सिंपल फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे। किसमें पूछेंगे, एमपीपीएससी, खासतौर से एमपीपीएससी में ऐसे टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एमपीपीएससी, छत्तीसगढ़ पीएससी, उत्तर प्रदेश पीएससी, है ना। तो देखिए, संविधान की सर्वोच्चता की व्याख्या कीजिए। संविधान की सर्वोच्चता की व्याख्या कीजिए। है, देखिए इसी टाइप के क्वेश्चन आपके क्या है स्टेट पीसीएस में पूछे जाते हैं। अब यहां से पीटी के भी क्वेश्चन आते हैं, चाहे कोई भी एग्जाम हो। स्टेट यूपीएससी में तो खैर पूछा ही जाता है, स्टेट पीसीएस में, अदर गवर्नमेंट एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो हम लोगों ने यहाँ पे देखिए 5 पॉइंट हम लोग यहाँ पे, ये तो क्वेश्चन हो गया आपका, है ना। एक और क्वेश्चन यदि लिखने की बात कहूं, संविधान की सर्वोच्चता से
आपकी क्या राय है? संविधान की सर्वोच्चता में आपकी क्या राय है? दोनों का मतलब एक ही है। इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि संविधान की सर्वोच्चता सिद्ध करिए। अब यहाँ पे भारतीय संविधान लिख सकता है। अगर भारतीय संविधान नहीं भी लिखा तो आपको समझने की भारतीय संविधान की सर्वोच्चता हमें सिद्ध करनी है। जितने पॉइंट बताया सब लिखिए, पॉइंट डालिए, उसके अंदर का थोड़ा थोड़ा लिखते चलिए। जैसे आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन की बात की, इसके बारे में दो लाइन लिखिए, है ना। कुल टोटल 8-9 लाइन में मैंने बताया आपको, 8-9 पॉइंट बताया। संविधान के भाग 6 के अध्याय 5 में स्पष्ट किया कि प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय का होना आवश्यक है। इसके बारे में 3-4 लाइन लिख दीजिए। तो ऐसे में क्या है, आपका 200-250 शब्द क्या हो गए, तैयार हो गया। तो संविधान की सर्वोच्चता सिद्ध करिए। तो ऐसे टाइप से क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए, हम लोगों ने DSWRA सिद्धांत की तरफ हम लोग पढ़ रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर हो गया, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन अभी बचा हुआ है। ये 3 चीजें आपकी हैं, बची हुई हैं। तो गाइस लेक्चर थोड़ा ज्यादा लंबा हो जाएगा और क्या है, चीजें बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगी। तो उससे बचने के लिए हम लोग क्या है, इसको सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे। ये 3 चीजें सेकेंड पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे। तो गाइस आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। डाउट है तो मेंशन करिए कमेंट बॉक्स में। और हाँ, जो मैंने अभी बताया आपको कि विश्व के किन किन देशों के संविधान से भारतीय संविधान में क्या क्या शामिल किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि पूरे संविधान में उसका प्रयोग होने वाला है। और दूसरा आपको पता होना चाहिए कि यूएसए से क्या लिया गया, दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया। जैसे संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई, दक्षिण अफ्रीका से ली गई। समवर्ती सूची कहाँ से ली गई, तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई। रूस से क्या लिया गया, तो मौलिक कर्तव्य लिया गया। यूएसए से मौलिक अधिकार लिया गया। तो ये सब सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। फ्रांस से क्या लिया गया, गणतंत्रात्मक स्वरूप लिया गया, है ना। जर्मनी से आपातकाल लिया गया। 9 से 10 प्रकार के हैं, उसको आपको पता होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, पीटी के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट, सिंगल फॉरवर्ड वे में पूछा जाता है। जैसे क्वेश्चन दे दिया, क्या क्वेश्चन दे दिया कि समवर्ती सूची का सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है। यहां पे लिख देता हूं मैं कि समवर्ती सूची का प्रावधान किन देशों से लिया गया, किस देश के संविधान से लिया गया, किस देश के संविधान से लिया गया, है ना। तो पूरा मैंने बताया। और हाँ, एक और अच्छी बात, मैंने प्रॉपर ट्रिक से बताया, प्रॉपर ट्रिक और प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ बताया। एक भी डाउट आपका क्लियर नहीं होगा, एक भी डाउट आपका क्या है, रह नहीं जाएगा। पूरे के पूरे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। और हाँ, चीजें एक बार में याद हो जाएंगी और लंबे समय तक याद रहेंगे। तो किससे लिया गया है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया से, है ना, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो ये सब सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। और दूसरा आपको क्या करना है कि यदि आपने 12 अनुसूचियां यदि नहीं पढ़ी है तो उसको आप एक बार जरूर देखिए, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां से पीटी से हमेशा क्वेश्चन आता ही है। 12 अनुसूचियां जो मैंने कराया है, आई थिंक थर्ड लेक्चर में शायद भारतीय संविधान की अनुसूचियां कराई हैं। दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, उसको आप आराम से देखिए, समझिए। डाउट रहता तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। तब तक के लिए थैंक यू। और जो लोग भी पहली बार वीडियो देख रहे हैं, पहली बार मेरे चैनल में जुड़े हुए हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।